जय हिंद दोस्तों। यशस्वी यात्रा आईएएस के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। तो पहला जो आर्टिकल है वो है कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी के ऊपर अलेज्ड जो करप्शन चार्जेस हैं उनके इन्वेस्टिगेशन को लेके। सो अभी कर्नाटका के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी, उन्होंने एक अप्रूवल दिया है टू ओपन एन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूट दी सर्विंग चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी ऑन करप्शन चार्जेस। ठीक है, जो गवर्नर ने ये अप्रूवल दिया है वो बेसिकली सेक्शन 17A जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उसके अंडर दिया है। और ये एक कंप्लेन या एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ था किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट उनके रिगार्ड में ये बेसिकली दिया गया है। तो ये पूरे इंसिडेंट में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि क्या गवर्नर इस तरीके से एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बेसिकली इस तरीके से इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करने के लिए अप्रूवल दे सकते हैं। तो पूरा मुद्दा समझते हैं कि इशू क्या है। तो रिसेंटली आपने अलेज्ड जो MUDA लैंड स्कैम के बारे में सुना होगा कि इसके अंदर MUDA का बेसिकली मतलब है द मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस पूरे स्कैम में अलेज्ड स्कैम जो है बेसिकली उसके अंदर यही है कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं स्नेहामयी कृष्णा, उन्होंने एक कंप्लेन फाइल किया है चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी के अगेंस्ट एंड 9 अदर लोगों के खिलाफ, जिसमें IAS ऑफिसर्स वगैरह सब हैं। तो टू फोर्ज कंप्लेन ये है कि दे हैव अलिजली फोर्ज डॉक्यूमेंट। MUDA से कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए उन्होंने इस तरीके से फोर्ज किए हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और साथ में ये भी उसके अंदर एलिगेशन है कि चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी की वाइफ जो हैं उनको भी बेसिकली प्रेफरेंशियल लैंड साइट्स दी गई जिसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो उनसे एक्वायर की गई लैंड, उसके अगेंस्ट जो प्रेफरेंशियल लैंड साइट्स उनको अलॉट की गई उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो इस पूरे मैटर के अंदर जब तक थॉरो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक हम लोग कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही फैक्ट्स ऑफ द मैटर विल बी ऑन द टेबल। नाउ द थिंग इज़ कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी इस मैटर में ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, दैट इज़ इनफ। बट द गवर्नर जो है उनको ऐसा लगता है कि वो एडिक्वेट नहीं है, इसीलिए उन्होंने अलग से इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने की CM को प्रोसिक्यूट करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। नाउ द होल थिंग इज़ कि ये पूरा पॉलिटिको लीगल जो इन्वायरमेंट है उसमें क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि क्या गवर्नर का जो एक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है, या फिर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्या। ठीक है, और ऑलरेडी जो चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी हैं उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया है, उन्होंने एक रिट पिटिशन डाल दी है अगेंस्ट द गवर्नर, हाईलाइटिंग दैट कि गवर्नर जो है ही इज़ बाउंड टू अबाइड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड इस मैटर के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस दी थी वो ये थी कि सैंक्शन को रिफ्यूज़ करना है, बट गवर्नर डिड नॉट अडियर टू दैट एंड डिसीजन बेस्ड ऑन हिज डिस्क्रिशन। सो ऐसा वो कर सकते हैं। अब बेसिकली समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या मैंडेट करता है। तो सो लेट्स अंडरस्टैंड कि रोल ऑफ गवर्नर क्या है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली मैंडेट करता है। तो आर्टिकल 163 जो है जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन हिज फंक्शनिंग, तो उसमें बेसिकली देखा जाए तो देर कैन बी एक्सेप्शंस वेयर द गवर्नर डिसाइड्स और टेक्स डिसीजन ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन वाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शन। तो ऐसा होता है। और दूसरा ये कि डिस्क्रिशन अलग अलग तरह के हैं गवर्नर के पास में, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा इन्विजेस किया है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नर जो है वो एट टाइम्स विल टेक डिसीजन इन हिज डिस्क्रिशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, सिचुएशनल डिस्क्रिशन या फिर स्पेशल डिस्क्रिशन, जो जैसा भी कंडीशन है गवर्नर इज़ ऑल फ्री कैन डू इट। जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तो जो मिनिस्टर उसके अंदर ये हुआ था कि मिनिस्ट्रियल एडवाइस जो है दैट वाज मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बट ऐसा कोई प्रोविज़न गवर्नर के केस में नहीं है। तो इस पूरे मैटर में गवर्नर इंडिपेंडेंटली कैन एक्चुअली गिव डिसीजन जैसा उन्होंने दिया है टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, अप्रूवल उन्होंने दिया है। वी विल सी कि जब ये इन्वेस्टिगेट मैटर होगा तभी हमें पता चलेगा फैक्ट्स ऑफ द केस। सो दैट्स ऑल इन दिस आर्टिकल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेसिकली ऑन दी प्रोटेक्टिंग इंडियन कैपिटल इन बांग्लादेश। तो इस पूरे एडिटोरियल के अंदर आप देखेंगे जो ऑथर है उन्होंने यही लिखा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है बांग्लादेश का, जो पॉलिटिकल क्राइसिस बांग्लादेश में चल रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज़ पे क्या हो सकता है।
इसके बारे में उन्होंने लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन कंपनीज अपने जो बेसिकली अपने बिजनेस और कैपिटल इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। सो करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो बांग्लादेश में चल रहे हैं उसमें क्या है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं वो रिज़ाइन करके शी इज़ हैज़ टेकन असाइलम इन इंडिया। अभी वहाँ पे पॉलिटिकल एक वैक्यूम है, एक अनसर्टेनिटी है, और जो मोहम्मद यूनुस है जो अभी चीफ एडवाइज़र टू बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट बने हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रो इंडिया तो नहीं है, और वहाँ के जो करंट अभी इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी प्रो इंडिया नहीं है। तो इस पूरे सिचुएशन में इंडियन कंपनीज़ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में इन्होंने ऑथर ने लिखा है। और इंडियन कंपनीज़ वहाँ पे काफ़ी सेक्टर्स में काम कर रही है, जैसे एडिबल ऑयल, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, FMCG, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इस सब में इंडियन कंपनीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं, वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। और शेख हसीना जो गवर्नमेंट थी बेसिकली उन्होंने डेजिग्नेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए थे इंडियन कंपनीज़ के लिए, बट उनके ओपोनेंट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया आउट बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक कंसर्न है इंडियन बेसिकली कंपनीज़ जो वहाँ ऑपरेट करी है उनके लिए, कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है या फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी मे बी वो हो सकता है हॉस्टाइल एटीट्यूड इंडिया के अगेंस्ट या फिर इंडियन कंपनीज़ के अगेंस्ट थोड़ा एटीट्यूड उनका माइट बी डिफरेंट, जैसा सपोर्ट हमें शेख हसीना गवर्नमेंट से मिलता था बिकॉज शी वॉज प्रो इंडिया, तो वैसा शायद नहीं मिले। तो ये पूरे सिचुएशन के अंदर अगर वो एग्जिस्टिंग लॉज या रेगुलेटरी मेजर्स चेंज हो जाते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो इंडियन कंपनीज़ के ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऑप्शंस क्या है इंडियन बिजनेस जो है, कंपनीज जो वहाँ ऑपरेट कर रही है उनके पास में क्या ऑप्शंस है? तो पहला लीगल फ्रेमवर्क्स जो यूज़ कर सकते हैं टू सेफ गार्ड आवर बिजनेस इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक लॉज या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइंस हुए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हम बेसिकली, या फिर जो इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या कस्टम्स हमने साइन किए हैं, वो यूज़ करके बेसिकली वी कैन प्रोटेक्ट आवर बिजनेस इंटरेस्ट। दूसरा, देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ चेंज इन द डोमेस्टिक लॉ। हो सकता है नई गवर्नमेंट जो आए वो कानून ही बदल दे, लॉ ही बदल दे यूनिलेटरली विदाउट हैविंग एनी डिस्कशन और गिविंग एनी बेनिफिट टू अस। तो उन सब केस के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरनेशनल लीगल जो फ्रेमवर्क है उसको यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता इतना ईजीली। ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग द इंडियन कंपनीज, इंडियन बिजनेसेस कैन होल्ड बांग्लादेश गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर देयर सॉवरेन एक्शंस, वो कर सकते हैं। सो हम इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स बेसिकली या इंटरनेशनल लॉज या ट्रीटीज़ हैं बेसिकली उसके ऊपर हमें डिपेंड करना चाहिए टू सेफ गार्ड आवर इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ इंडिया और बांग्लादेश जैसे दो कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2009 में साइन हुआ था, तो उसके अंदर बेसिकली कहीं ना कहीं ये एक ऐसा ट्रीटी है विद द एम टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। ठीक है, और कहीं ना कहीं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट्स बाय इम्पोजिंग कंडीशंस, ठीक है ना, ऑन द रेगुलेटरी बिहेवियर ऑफ द होस्ट स्टेट। तो इस केस में इंडिया पे भी रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस इम्पोज करेगा और बांग्लादेश पे भी इम्पोज करेगा, सो दैट उनके इन्वेस्टर्स जो हैं बेसिकली इन बोथ द कंट्रीज उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, उनका बिजनेस प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन पुट करता है टू अकॉर्ड फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। ठीक है, फेयर उनको इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ऐसा इम्पोज करता है। और ये एम्पावर करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को टू डायरेक्टली सू दी होस्ट स्टेट बिफोर एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। तो ये सारे हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू सेफ गार्ड आवर बिजनेस इंटरेस्ट इन बांग्लादेश करंट जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वहाँ पे। बट एक छोटा सा चैलेंज हम लोगों के लिए ये है कि दोनों कंट्री ने बेसिकली 2017 में जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स बेसिकली उसको अडॉप्ट किया था, और कहीं ना कहीं JIN ने डाइल्यूट कर दिया है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फीचर ऑफ द BIT। तो उस केस में क्या होता है कि जो कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्री होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और इंडिया बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्री है और बांग्लादेश कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्री है, तो थोड़ा सा बेनिफिट जो है बेसिकली वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को जाएगा बिकॉज ऑफ JIN। बट हाउएवर द इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको बेसिकली बिकॉज सिंस वी आर इन द टॉप 20 कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो हमें सारे लीगल प्रोटेक्शंस हमेशा इंश्योर करने चाहिए टू प्रोटेक्ट दी बिजनेस इंडियन कंपनीज़ के बिजनेस अराउंड दी ग्लोब। सो दैट्स व्हाट इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस हुआ है। और ये इन IR पॉइंट ऑफ व्यू से
इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बांग्लादेश के अभी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्राइसिस बना हुआ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑल्सो बिजनेस एंड ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस आर्टिकल में इतना ही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जो बेसिकली है हमारा NIRF का जो रैंकिंग होता है बेसिकली उसके ऊपर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो NIRF का रैंकिंग होता है यूनिवर्सिटीज़ का, तो बेसिकली NIRF को हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं। आप कहीं ना कहीं NIRF की रैंकिंग जो पब्लिश होती है सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, उसके बारे में पढ़ते ही होंगे विद क्यूरोसिटी ऑल्सो कि आपके कॉलेज की क्या रैंक है या फिर यूनिवर्सिटी की क्या रैंक है। तो बेसिकली अभी जो NIRF का जो रैंकिंग हुआ है 2024 में, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आए हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारी, दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन पब्लिक वंस इन NIRF का जो रैंकिंग इस बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं कंसर्न ये आ रहा है कि क्या पूरा सिस्टम कहीं गेम हो रहा है, या फिर व्हाट रीजंस क्या हैं बेसिकली टू बिहाइंड द शिफ्ट इन द रैंकिंग। तो इसमें जो राइटर हैं उन्होंने यही चीज़ लिखा है कि ट्रेंड्स जो बेसिकली आ रहे हैं वो यही है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं कहीं ना कहीं रैंकिंग को सिग्निफिकेंट सेटबैक हुआ है, ठीक है। और जो 29 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका रैंकिंग में चेंज हुआ है, उसमें 76% दैट इज़ 22 उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सिर्फ 24% दैट इज़ 7 उनमें डिक्लाइन हुआ है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, तो ट्रेंड क्या है कि आउट ऑफ 17 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जिनमें रैंकिंग में चेंज हुआ है, कॉन्ट्रास्ट जो 70 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें चेंज हुआ है रैंकिंग में, 43 that is 61% have seen a decline and only 27 that is 39% have shown improvement. So ये एक वरिंग फैक्टर है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग इतना अच्छा नहीं है विज़-वी हम बात कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है, और उसका रीज़न जो बेसिकली वही है कि कहीं ना कहीं जो रिसर्च मैट्रिक्स होती है उसमें उन लोगों ने, उन यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेल किया है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं, द नंबर ऑफ साइटेशंस एंड ऑल, तो उसमें उन लोगों ने अच्छा किया है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ट्रेंड सामने आया है कि फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है द नंबर ऑफ पब्लिकेशन बाय द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। एक और चीज़, ये फैक्टर ये होता है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करती है ओवर दी क्वांटिटी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ये जितने भी इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस के, अगर इनकी बात करेंगे तो रिसर्च क्वालिटी की वजह से कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लगता है, इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्राइटेरिया रहता है रिसर्च मैट्रिक्स, तो उनकी रैंकिंग इम्पैक्ट करती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बट कहीं ना कहीं कंसर्न हमारे लिए ये भी है कि क्या वाकई में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे कर रहे हैं, या फिर सिस्टम जो है NIRF का जो रैंकिंग पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम है, वो कहीं ना कहीं गेम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और हम सभी को बेसिकली इस पर सोचना चाहिए कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इंडिया का जो साइंटिफिक रिसर्च का लैंडस्केप है उस पर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है अगर वो पुअर परफॉर्मेंस है रिसर्च मैट्रिक्स में, तो कैसे इसको हम लोग जो है जो बेसिकली द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक इंस्टीट्यूशन बेसिकली कैन गिव अ थॉट अबाउट इट टू इंश्योर कि वो रिसर्च मैट्रिक्स में भी अच्छा करें। तो ये सारे कंसर्न्स हैं NIRF की रैंकिंग के बारे में, रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। सो दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।